नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो हरिद्वार से है। यहां पर पहाड़ी से रेलवे ट्रैक पर भारी मलबा आ गया है। डाट काली मंदिर के पास पहाड़ी से चट्टान का हिस्सा टूटकर नीचे आ गया है। मलबा आने से ट्रैक पर रेल ट्रैफिक रोक दिया गया और करीब 4 घंटे तक हरिद्वार से देहरादून और ऋषिकेश के बीच ट्रेनों की आवाजाही भी बंद कर दी गई। जेसीबी की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक से मलबा हटाया गया। लगातार बारिश के चलते पहाड़ों में भूस्खलन भी हो रहा है और उसी की वानगी आज हरिद्वार में देखने को मिली है, जहां पर यह मलबा पहाड़ से टूटकर रेलवे ट्रैक पर आ गया, जिसके चलते ट्रेनों की आवाजाही भी तकरीबन 4 घंटे तक बाधित रही। आपदा को कोई नहीं रोक सकता यार। ये तो देखो हम लोग लगे हुए हैं, जो हमारा काम हम कर रहे हैं अपना। देखो लगभग कितनी देर से बाधित ट्रैक है? ये 10:30 बजे से करीब कब तक चल जाएगा? बस चल जाएगा आधे घंटे में। इधर हल्द्वानी में आज फिर एक बार भारी बारिश हुई है। दोपहर बाद शुरू हुई बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। साथ ही नालियां बंद होने से बारिश का पानी सड़कों पर बहता दिखा, जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही नदी नालों के किनारे बसे लोग भी डरे हुए हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच एक बार फिर से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें 7 जिलों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसकी आशंका जताई गई है। टिहरी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर जिलों के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद सभी जिलों के डीएम को एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। आपदा कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। पिछले करीब 1 हफ्ते से लगातार राज्य में बारिश हो रही है, जिसमें कई जगहों पर नुकसान की खबरें भी सामने आई। इधर रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में जाटपुलिया दर्दनाक हादसे में एक और व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जिसका नाम वीर बहादुर है। मृतक की पहचान उसकी जेब में मिले आधार कार्ड से की गई। वहीं बाकी लापता लोगों की तलाश चल रही है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और पुलिस प्रशासन शामिल है। आपको बता दें, गौरीकुंड आपदा में 23 लोग बह गए थे, जिनमें से अब तक 4 लोगों के शव बरामद किए गए। 19 की तलाश अब भी चल रही है। रामनगर का चुकुम गांव कोसी नदी के पार है। ऐसे में अगर यहां कोई बीमार हो जाए तो उसे हॉस्पिटल ले जाना एक बड़ी चुनौती है। आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कैसे हालात हैं। चुकुम गांव की एक महिला को बुधवार को चोट लग गई। ऐसे में उन्हें अस्पताल पहुंचाना जंग लड़ने जैसा हो गया, क्योंकि मानसून के सीजन में कोसी नदी अपने पूरे उफान पर होती है। लेकिन हिम्मती ग्रामीणों ने महिला को दर्द से निजात दिलाने के लिए चारपाई पर उठाकर उफनती नदी को पार कराया और रामनगर अस्पताल लेकर गए। यहां के ग्रामीण कई सालों से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग पर संज्ञान नहीं लिया गया। इधर पौड़ी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 534 पिछले 60 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया बंद है। कोटद्वार से डुगडा के बीच सैकड़ों यात्री अपनी गाड़ियों के साथ फंसे हुए हैं, जो रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। परसों शाम कोटद्वार से डुगडा के बीच बादल फटने की वजह से एनएच का एक हिस्सा धराशायी हो गया था। कई जगह भारी भूस्खलन होने की वजह से सड़क धंस गई है। दोनों ओर से सड़क ढहने की वजह से सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। कुछ यात्री पैदल ही अब पहाड़ों के रास्ते कोटद्वार पहुंच रहे हैं, जबकि अभी भी कई लोग हैं जो कोटद्वार डुगडा के बीच फंसे हुए हैं। पैदल दुगड्डा से पैदल ला रहे हैं। कितनी दिक्कतों का सामना करना? बहुत ज़्यादा दिक्कत, इतना दिक्कत के ज़िंदगी में पहली बार हुआ है ऐसे काम जो है कि पैदल चलने का। और इतना पेड़ गिरे हैं, इतने चट्टाने टूटे हैं कि जो है कि कह नहीं सकते हैं कि हम तो कोई बयान नहीं कर सकते इतना। तो दुगड्डा आमसौड़ के पास फंस गए वहाँ पर, क्योंकि रोड टूट गई थी। हाँ, रोड मतलब वो हो गई थी, टूट गई थी, तो इस वजह से हमें रात को रुकना पड़ा। आमसौड़ में ही गाड़ी में सोए। 14 जुलाई को विकासनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों पर पत्थर फेंकने के आरोपी राशिद पहलवान की हिस्ट्री शीट देहरादून पुलिस ने खोल दी है। राशिद फिलहाल जेल में बंद है। उस पर धोखाधड़ी से जमीनों पर अवैध कब्जा करने, मारपीट, अपहरण और बलवा करने के केस पहले ही सहसपुर थाने में दर्ज हैं।
अब राशिद की हिस्ट्री शीट खोली गई है। आरोप है कि कांवड़ यात्रा पर पथराव किया गया था और उसका नेतृत्व राशिद पहलवान ने किया था। अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। उसकी हमने हिस्ट्री शीट अब हमने खोली है, क्योंकि उस पर पहले भी इसमें कई सारे मुकदमे थे, तो उनकी हिस्ट्री शीट खोली जा रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इस तरह का माहौल ख़राब कर रहे हैं और जो भी इस तरह से गलत काम कर रहे हैं, उन सभी के विरुद्ध हम लोग यहाँ पे कठोर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई करें। उत्तराखंड के अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में अब पुलिस इंटेलिजेंस के जिला साइबर मॉनिटरिंग सेल एक्टिव हो गए हैं। प्रदेश में डेमोग्राफिकल चेंज और जिस तरह से विशेष समुदाय के इलाके बढ़ने की बातें सामने आई हैं, उसके बाद इन इलाकों की एक्टिविटी पर खुफिया तंत्र नजर रखे हुए है। उत्तरकाशी, कोटद्वार, हरिद्वार, देहरादून में पिछले सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के कई मामले सामने आए। देहरादून में कई ऐसे इलाके हैं जहां 90% तक अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाके हैं। ये इन इलाकों की एक्टिविटी पर पुलिस और इंटेलिजेंस की नजर है। पुलिस ने यहां पीस कमेटी से लेकर साइबर मॉनिटरिंग सेल एक्टिव कर रखा है और हेट स्पीच से लेकर यहां होने वाली सभी गतिविधियों पर सक्रिय तौर पर एक्शन ले रही है। इसके लिए एक तो बीट सिस्टम है पुलिस का, बीट के द्वारा इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है तो पुलिस के द्वारा वो क्षेत्र में ड्यूटियां बढ़ा दी जाती है, या काउंसलिंग या शांति कमेटी की बैठक इत्यादि एक प्राथमिक स्टेज में की जाती है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 11 बजे शुरू हुई प्रक्रिया के बाद हालांकि पहले दिन किसी ने नामांकन नहीं किया। 17 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। वहीं प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखे हैं। पुलिस जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। अभी तक बीजेपी, कांग्रेस समेत किसी भी अन्य पार्टी या फिर निर्दलीय प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। और बागेश्वर उपचुनाव को लेकर ही स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग रात 8 बजे होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसमें मौजूद होंगे। उम्मीदवारों के नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव पर पार्टी की तैयारी पूरी है और आज उत्तराखंड से 3 नाम का एक पैनल तैयार कर केंद्र को भेजा जाएगा। रात को 8 बजे हमारी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में हम 3 नाम का पैनल फाइनल करके और केंद्र को भेज देंगे। मुझे लगता है कि केंद्र जैसे ही प्रत्याशी घोषित करता है, हम तत्काल नामांकन की तिथि की घोषणा कर देंगे। उपचुनाव की तारीख की घोषणा होते ही बागेश्वर में सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा इस मामले में अभी नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। चंदन रामदास के परिवार में भी टिकट को लेकर अलग राय बताई जा रही है। हालांकि माना जा रहा है कि टिकट चंदन रामदास के परिवार से ही किसी को मिल सकता है। बताया भी जा रहा है कि दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के बेटे गौरव दास को टिकट मिलने के ज्यादा आसार है। ने मन बना रखा होगा, विचार कर रहे होंगे, वहाँ भी बैठे होंगे और जब भी वो प्रत्याशी घोषित करेंगे तो तुरंत हम लोग चुनाव में जुट जाएंगे। और हम वैसे भी प्रत्याशी जो भी होंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी से होंगे, इसलिए हम पूरी तैयारी में बैठे हैं। हम एक तरफ से ये कहेंगे आपसे कि हम तो पूरा प्रचार और तैयारी में लगे ही हैं। आने वाले दिनों में उद्यान विभाग के कई अफसर कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा पर करोड़ों की घपलेबाजी का आरोप है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है और मुख्यमंत्री के आदेश और हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रही जांच के घेरे में कई बड़े अधिकारी भी आ सकते हैं। ये वीडियो इसी साल अप्रैल का है, पर विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने एक नर्सरी में जाकर सेब के पौधों की पोल खोली। घपले घोटाले के आरोप लगे। उद्यान विभाग पर सवाल उठे तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले डायरेक्टर हरमिंदर सिंह बावेजा को सस्पेंड किया, फिर HIT जांच ऑर्डर की। पौधों के नाम पर कितना पैसा ठिकाने गया, बावेजा के साथ कौन कौन अफसर इस खेल में शामिल रहा, सबकी कुंडली SIT खंगालेगी।
और फिर 28 अगस्त को हाईकोर्ट में सील रिपोर्ट रखी जाएगी। आगे की जांच एसआईटी ही करेगी या फिर सीबीआई या कोई दूसरी एजेंसी, इस पर फैसला उसी के बाद होगा। मुद्दा उठाने वाले विधायक दुर्गेश्वर लाल की माने तो सेब के पौधों का घोटाला 600 करोड़ रुपए का है। घोटाला है ये, इट्स गोइंग टू मोर देन 600 करोड़, 600 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला है। ये एक साल का नहीं है। जब से हरविंदर बवेजा हिमाचल प्रदेश से जो ब्लैक लिस्ट करके उत्तराखंड में आया, तब से उसने शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि कैसे किस तरीके से लूटा जाता है। पूर्व निदेशक पर शिकंजा कसने के साथ ही उद्यान निदेशालय में सन्नाटा सा पसर गया। विभाग के मंत्री गणेश जोशी किसी को न बख्शने की बात कह रहे हैं, तो विपक्ष को हाईकोर्ट पर भरोसा है कि जिसने भी घपला किया सब नपेंगे। निदेशक को निलंबित किया गया है और अगर इसमें व्यापक स्तर पर जांच होगी तो मुझे लगता है कि और भी कई लोग जो है इसकी जद में आएंगे। 80 लोगों को हमने नकल उसवाले में जेल भेजा। कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, धामी सरकार में अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी जगह जेल में होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। उत्तराखंड को उद्यान के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने की बात राज्य बनने के बाद से ही हो रही है, पर हुआ कुछ नहीं, बल्कि इसके उलट उद्यान विभाग में हुए घपले घोटाले अब सामने आ रहे हैं। और ठीक जांच हुई तो मौज उड़ाने वाले कई अधिकारी कर्मचारियों को जेल जाते देर नहीं लगेगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में दिन दहाड़े हुई 14 लाख रुपए की लूट से हड़कंप मच गया। रानीपुर इलाके में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 3 बाइक सवारों ने पैसों से भरा बैग लूट लिया और वहां से फरार हो गए। तीनों नकाबपोश बदमाश एक बाइक पर सवार होकर आए थे, जिस पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी। एसएसपी के निर्देश पर बदमाशों की धरपकड़ के लिए सभी चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और हर संदिग्ध वाहन की चेकिंग भी की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों की तस्वीर भी रिकॉर्ड हुई है, जिसमें तीनों नकाबपोश बदमाश नजर आ रहे हैं। लूट की इसमें बात बताई कि 3 मोटरसाइकिल सवार थे और वो लूट के ले गए। बाकी अन्य कोई इसमें कोई वेपन दिखाया हो या कोई फोर्सफुली ले गए, ऐसी बात नहीं बताई। बस बताया कि मोटरसाइकिल जा रहे थे और आके 3 लोग ने बैग छीन लिया। पिथौरागढ़ जेल से फरार हुई नेपाली महिला आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गई। चरस तस्करी की आरोपी महिला के पकड़े जाने से कई खुलासे हो सकते हैं। ऐसे खुलासे जिससे कोई भी हैरान हो सकता है। यहां जेल के अंदर परवान चढ़ी प्रेम कहानी का फिल्मी अंत हो गया है। रिपोर्ट देखिए। 2 साल से जेल में बंद अनुष्का संडे की रात ऐसे फरार हुई कि हर कोई हैरान हो गया। जेल की 15 फीट ऊंची दीवार को फांदकर फरार हुई नेपाली महिला 3 दिनों तक पुलिस को छकाती रही। अनुष्का भले ही रविवार की रात जेल से भागी, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट महीनों पहले लिखी जा चुकी थी। जेल में बंद अनुष्का, हरीश बिष्ट और जमानत पर छूटे रविंद्र भट्ट ने जेल ब्रेक की पूरी कहानी रची। असल में हरीश बिष्ट ने जेल से ही अपनी बहन को फोन कर अनुष्का को छिपाने को कहा था। जेल से भागने के बाद मुख्यालय में अनुष्का 2 दिन तक हरीश की बहन के कमरे में रही, लेकिन जब पुलिस की जांच तेज हुई तो रविंद्र की मदद से वो थल जा पहुंची। और इसमें हम लोगों के पास जांच में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जेल में ही एक जो अभियुक्त है जिसने इसकी मदद की है, उसको भी इस 216 आईपीसी में बुक किया गया है। इसी के साथ साथ एक नाबालिग बालिका है जो कि इसमें जिसने संरक्षण दिया था। बताया जा रहा है कि जेल में रहने के दौरान ही अनुष्का और रविंद्र काफी करीब आ गए थे। ये करीबी इस कदर बढ़ती गई कि रविंद्र ने सब कुछ दांव पर लगा डाला। रविंद्र भट्ट कई मामलों में पहले भी जेल जा चुका है और जमानत पर छूटा रविंद्र किसी भी कीमत पर फरार अनुष्का को नेपाल पहुंचाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने जिस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर सहित चप्पे चप्पे पर जाल बिछाया, उससे ये कोशिश नाकाम हो गई। तो मेरे भाई के पहले शादी से 2 बच्चे हैं, एक 6 साल की है, लड़का 8 साल का है और मेरे पापा पैरालाइज है। आजकल देखभाल वो बच्चे लोग कर रहे हैं, बल मेरे पापा का कोई नहीं देखने वाले। सर मैं किसी स्वार्थ से नहीं गई, बस मैंने सोचा मैं अपने पापा को देखूंगी करके गई थी। जेल के अंदर प्यार में पड़े अनुष्का और रविंद्र ने खूब कोशिश की, लेकिन गलत रास्ते को चुनकर गलती कर दी। पुलिस ने न सिर्फ सभी को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि प्रेम कहानी का भी फिल्मी अंत हो गया। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
और आगे बढ़ने से पहले चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। देहरादून में सौतेले पिता को अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी को जेल भेज दिया गया। एक निजी विश्वविद्यालय के छात्र पर देहरादून पुलिस द्वारा जबरन चरस का केस लगाने पर हाईकोर्ट सख्त हो गया और युवक के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी। हरिद्वार के श्यामपुर में गंगा किनारे हो रहे भू कटाव का डीएम ने निरीक्षण किया और सिंचाई विभाग को तटबंध बनाने के निर्देश दिए। कोटद्वार में भारी बारिश के बाद वहां के हालात का जायजा लेने के लिए विधायक ऋतु खंडूरी भी पहुंची और मौके पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। राज्य में मिलावटखोरी के मामले पर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि जल्द ही टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे मिलावटी सामान पर जल्द ही रिपोर्ट आ सके। मासी से दिल्ली और अल्मोड़ा की बसों को रोडवेज ने बंद कर दिया। बसों को दोबारा चलाने की मांग लेकर गांव वालों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जमीन की रजिस्ट्री पर रोक के खिलाफ रामनगर में स्टाम्प विक्रेता वकील परेशान। रामनगर में इन लोगों ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस पर प्रदर्शन किया। सीडीओ प्रतीक जैन ने नगर निगम रुड़की के प्रशासक का कार्यभार संभाला और नगर निगम के अधिकारियों के साथ विकास को लेकर बैठक की। चमोली के जिला अस्पताल गोपेश्वर को जल्द ही 3 मंजिला नया भवन मिलेगा। ये भवन कई आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। अल्मोड़ा के 23 प्राइमरी स्कूलों की इमारत की हालत खराब। पंचायत घर समेत दूसरे सरकारी भवनों में स्कूल शिफ्ट किए गए। काशीपुर की जनता इस बार बारिश से बेहाल है। यहां बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश से पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा का घर भी पानी पानी हो गया। हालात यहां तक बन गए कि पूर्व विधायक के घर के सामने 1.5 फीट तक पानी भर गया। घर से आने जाने में दिक्कत होने लगी। हरभजन सिंह चीमा ने शहर में जल भराव के लिए नगर निगम को दोषी माना है। घर देख लो, अच्छा ये है कि आज आप देखने ही आ गए। पानी देखा, मेरे घर के चारों तरफ पानी, 1-1 फुट पानी खड़ा। घर आना भी अभी आप मेरा ख्याल आपके देख लो, सबने पैंटें उठा करके 1-1.5 फुट तभी आए हो। इस वक्त हम बाजपुर रोड में पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा के घर पर मौजूद हैं। ये काशीपुर में स्थित उनका आवास है। आप देख सकते हैं कि सड़क से लेकर के पूरे उनके घर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। जहां देखिए वहां पानी है। हमारी जो अभी हरभजन सिंह चीमा से बात हुई है, उनका कहना है कि नगर निगम ने यहाँ काम ढंग से नहीं किया है, ईमानदारी से अपना काम नहीं किया है, जिसके चलते पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस वजह से ये परेशानियां सामने में आ रही हैं। आप समझ सकते हैं कि जब पूर्व विधायक और जिनके बेटे अभी खुद विधायक हैं, उनके घर की ये स्थिति है, तो आम जन की क्या स्थिति होगी। गोविंद पाटनी, न्यूज 18, काशीपुर। कोटद्वार में आई आपदा से सबसे ज्यादा नुकसान पुलों को पहुंचा है। अब तक 2 पुल टूट चुके हैं, जबकि एक छोटा पुल भी धराशायी हो चुका है। वहीं कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर गिवई स्रोत पर बना पुल भी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। गदेरे में आए पानी के सैलाब के साथ कई बड़े पेड़ भी बहकर नीचे आ गए हैं, जिसके चलते पुल के नीचे वो पेड़ फंस गए हैं और खतरा बने हुए हैं। ऐसे में अगर समय रहते पेड़ों को गदेरे से नहीं हटाया गया तो बड़ा खतरा हो सकता है। उधर रुड़की में बीते दिनों हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया था, जिसकी वजह से मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। सिविल अस्पताल में लगातार वायरल और डेंगू जांच के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सीएमएस ने कहा कि घरों में पानी जमा ना होने दें ताकि डेंगू का लार्वा न पनपे। वहीं नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि जिन वार्डों में जलभराव हुआ वहां दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, फॉगिंग और एंटी लार्वा की व्यवस्था चल रही है। ये 5 से 7 के कार टेस्ट हो रहे हैं और जिस हिसाब से अब की बार बारिश हो रही है तो चांसेस थोड़ा हैं कि डेंगू एक काफ़ी विकराल रूप ले लेगा। नगर निगम ने नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पूरी साफ सफाई की व्यवस्था को लेके दवा का छिड़काव, फॉगिंग और एंटी लार्वा और ये सारी व्यवस्थाएं हमारी चल रही हैं।
नैनीताल के नौकुचिया ताल में एक बार फिर से टाइगर नजर आया है। आज सुबह सिलौटी गांव में आबादी के पास बाघ दिखा है, जिससे ग्रामीण डरे हुए हैं। खौफजदा लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से नौकुचिया ताल के लगातार यहां पर बाघ देखने की बातें सामने आ रही हैं और 2 लोगों को घायल भी कर चुका है बाघ, लेकिन अभी तक यहां पर वन विभाग ने इसका संज्ञान लिया नहीं है। इन्हीं खबरों के साथ यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।